बिहार एसआई या दरोगा। पेपर 2 का डिस्कस करते हैं। पेपर 2 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। करंट अफेयर से क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है। और पेपर 1 में हिंदी का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, तो पेपर 2 का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट करा के 1678 में औरंगजेब ने से किसने कहा था कि खुदा केवल मुसलमानों का ही खुदा नहीं है बल्कि तमाम इंसानों का है? तो ये कहा था महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा कहा गया था। ठीक है, औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का पुत्र था और क्या है कि अंतिम मुगल शासक था। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बना है कि अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कि किसने मीर जाफर के मरने पर एक हिंदू मंदिर से गंगा जल लाकर उसे अपने हाथों से गंगा जल से अंतिम स्नान कराया था? तो ये कराया था नंद कुमार के द्वारा। नंद कुमार जो है बंगाल का एक ब्राह्मण था। मीर जाफर ने नंद कुमार को अपना दीवान भी बनाया था। मीर जाफर क्या किया था? नंद कुमार को अपना दीवान भी बनाया था। ठीक है, सिराजुद्दौला के शासनकाल में नंद कुमार हुगली का फौजदार था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो ये व्यवहारिक कहा जाता था। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। मौर्य काल में 2 प्रकार का न्यायालय हुआ करता था। एक को धर्म स्थनीज बोलते हैं और एक को कंटक शोधक। इसको दीवानी न्यायालय के नाम से जाना जाता था, दीवानी, और इसको फौजदारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं थे? तो इसमें है कलहन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं थे। कलहन जो है कश्मीर के लोहार राजवंश का शासक हर्ष पर आश्रित कवि था। हर्ष का आश्रित कवि था। ठीक है, कलहन की रचना जो है राज तरंगिणी से कश्मीर की प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होता है। कलहन के द्वारा क्या लिखा गया है? राज तरंगिणी, और राज तरंगिणी से कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। मिलान करना है कूट प्रथम और कूट सेकेंड। तो सेकेंड में नाटक कर दिया गया है और इधर नाटक दिया गया है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, तो इसका हो जाएगा विशाखा दत्त। दूसरा है मृच्छकटिकम, तो इसका शूद्रक। और तीसरा जो है स्वप्नवास वतम, इसका हो जाएगा भास, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और ये मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता का जो है यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को विद्वान मतलब उसकी ज्ञान से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी उस समय में न्यायाधीश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। रसिक प्रिया नाम से टीका किसने लिखी है? रसिक प्रिया नाम से टीका किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है राणा कुंभा के द्वारा। कुंभा ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से जो है टीका लिखा था। और राणा कुंभा जो है मेवाड़ का शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि बंगाल के प्रथम 4 पार्षद में शामिल नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम 4 पार्षद में शामिल नहीं थे। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास किया गया है। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, जिसके सदस्य हुआ करते थे फ्रांसिस मानसन, क्लेवोरिंग और बारवेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि मद्रास की संधि किसके बीच हुई है इनमें से? तो मद्रास की संधि जो है हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और 1767 से 69 के बीच अंग्रेज और हैदर अली के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो है 1769 ईस्वी में जो है अंग्रेज और हैदर अली के बीच जो है मद्रास की संधि हुआ है। ठीक है, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। ये भी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन 10 नंबर का है कि तिलक ने होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तिलक के होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये सचिव थे AC केलकर, यानी ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। और तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। गुरु नानक देव की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक देव की पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम था सुलक्षणी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। गुरु नानक जी को सिखों के प्रथम गुरु माना गया है। कहा जाता है गुरु नानक को 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। और गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में और मृत्यु जो है इनका 1539 ईस्वी में हुआ है। इनके पिता का नाम जो है लाल कल्याण राय या मेहता कालू जी, और तथा माता का नाम जो है तृप्ता देवी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 12। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी?
तो ये किया गया था स्थापना सूर्य सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देख लीजिए। पूना समझौता के तहत विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो ये 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ, उसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे डेट, बीपीएससी में भी ये डेट पूछता है, सितंबर 1932 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इटालियन दूतावास से सुभाष चंद्र बोस किस नाम से रूस होकर जर्मनी पहुंचे थे? तो इटालियन दूतावास से सुभाष चंद्र बोस जो है ओलांदो, ये ऑप्शन सही है, ओलांदो मार्क सूता के नाम से रूस होकर जर्मनी पहुंचे थे। सुभाष चंद्र बोस जो है 16 जनवरी 1941 को पुलिस को चकमा देते हुए पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के बेस में अपने घर से निकले थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है गोमो रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल रेलगाड़ी पकड़कर पेशावर पहुंचे थे। सुभाष चंद्र बोस 29 मई 1942 के दिन जर्मनी के सर्वोच्च नेता हिटलर से मिले थे। कब मिले थे? हिटलर से 29 मई 1942 को। और सुभाष चंद्र बोस के विषय में और जान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस जो है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। नेताजी अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी संबोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो ये आता है वलित पर्वत श्रेणी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, सर्पेंटाइन किस मौलिक सेल का रूपांतरित सेल है? तो ये है गैब्रो का। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, ग्रीनलैंड आज भी निरंतर किस ओर खिसक रहा है? तो ग्रीनलैंड जो है पश्चिम की ओर जो है आज भी खिसक रहा। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। यूराल पर्वत किस देश में है? यूराल पर्वत किस देश में है? तो ये जो है रूस में है। और ये भी जो है बलित पर्वत का एक उदाहरण है और इसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें सबसे बड़ा झील कौन है? तो इनमें से सबसे बड़ा झील जो है कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ। ठीक है, और यह खरे पानी का जो है झील है। और विश्व की ताज़े पानी का सबसे बड़ा झील जो है सुपीरियर झील को कहा जाता है। ताज़े पानी का सबसे बड़ा झील विश्व का सुपीरियर झील को कहा जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जो है स्थित है। बैकाल झील विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है। मिशिगन झील जो है अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में सबसे नीचे वाले परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। उसके बाद वाले को कहा जाता है समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद ब्रहा मंडल
पांचवी और अंतिम मंडल को बड़ा या बड़ा मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और चौथी जो परत है उसको क्या कहा जाता है? आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 21 देखें कि शीतोष्ण कटिबंध की उपस्थिति कहाँ तक है? तो शीतोष्ण कटिबंध की उपस्थिति जो है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच है। शीतोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंध जो है सूर्य की किरणें न तो अधिक सीधी और न ही अधिक तिरछी पड़ती है, इसीलिए मानव के जीवन यापन हेतु यह उपयुक्त कटिबंध है। और 0 से 23.5 डिग्री जो कटिबंध को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण ये हो गया, उष्ण क्या हो गया? 0 से 23.5 डिग्री। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के कटिबंध को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह बर्फीला और शीत यानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22 पे। 22 का रहा है कि कूट एक में चक्रवात और इधर प्रभावित क्षेत्र दिया गया है, इसका मिलान करना है। निशा जो है श्रीलंका, हयान जो है फिलीपींस और नानिक जो है पाकिस्तान, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए 23 नंबर में। डिटेल में बताने से वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाता है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना जो है 1858 ईस्वी में हुई है और इसका पूरा नाम जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह रक्षा मंत्री के अनुशंसिक इकाई के रूप में कार्य करता है। अनुषांगिक इकाई के रूप में जो है कार्य करता है। मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो नई दिल्ली में। और इसका वर्तमान अध्यक्ष जो कौन है, इसको आप गूगल की सहायता से इसका ध्यान रखेंगे। गूगल के सहायता एक बार कर ले, DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। लाल पंख का निर्माण किस चट्टान से होता है? 24 नंबर। तो इनका चट्टान लाल पंख का निर्माण जो है उन चट्टानों से होता है जिनमें लौह अयस्क जो है पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वेनेजुएला जलधारा कौन सी जलधारा है? वेनेजुएला जलधारा कौन सी जलधारा है? तो ये है ठंडी जलधारा। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, और यह दक्षिण अफ्रीका के क्या है? पश्चिम तट से टकराकर उसके सहारे उत्तर की ओर जो मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26 पे। जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? ये भूमध्य सागर को जोड़ता है अटलांटिक महासागर से। जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि को हारमुज नाम से जानते हैं। हारमुज जल संधि। क्वेश्चन नंबर 27 देखें कि गुलाबी कॉलर कामगार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को कहा जाता है? तो ये जो तृतीय क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ कार्य है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें कि चीनी निर्यात करने में किस देश का प्रथम स्थान है? तो इसमें स्थान जो है क्यूबा का है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है। इसका भी आप थोड़ा गूगल का सहायता कर लेंगे कि चीनी उत्पादक निर्यात में किस देश का प्रथम स्थान है। ठीक है,
क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और भारत चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। इसमें से सबसे लंबी हिमनद कौन है? तो ये सबसे लंबी जो हिमनद है वो है सियाचिन। और सियाचिन ग्लेशियर भारत एवं पाकिस्तान के विवादित स्थान है, लेकिन ये फिलहाल भारत के ही पास है। और सियाचिन हिमनद विश्व का सबसे बड़ा और लंबा हिमनद है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद विश्व का जब पूछे तो बियाफो हिमनद जो है विश्व का सबसे बड़ा है। और पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ को हिमनद कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार के गतिशील बर्फ को क्या कहा जाता है? हिमनद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अर्ध तराई क्षेत्र के दलदल वाले नदी विसर्प के निम्न भूमि को कहते हैं। तो ये व्हील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। पुनः हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम किस एक्ट के तहत किया गया था? इसे पॉलिटी में भी आप देख सकते हैं इस प्रश्न को, और आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। तो बंगाल के गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट के तहत किया गया था। यानी कि ऑप्शन इसमें ए इसका सही हो जाएगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, इसे पीछे भी बताए हैं। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है को कंपनी का पहला लिखित संविधान भी कहा जाता है। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? कंपनी का पहला लिखित संविधान। 1833 ईस्वी के चार्टर के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है, पद को क्या किया गया था? भारत का गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया था। ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि 1833 में क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। भारत का पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से एक प्रश्न है। तो इसका प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर सितंबर 1946 में भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी और डैश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो रिक्त स्थान पे जो आएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, क्या आएगा? पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। और यह जो टर्म लाइन जो लिया गया है ये प्रस्तावना का प्रारंभिक अंग है। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना में 42वां संशोधन 1976 में जब संशोधन किया गया था तो उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि भारत में रूस के संविधान से क्या नहीं लिया गया? इनमें से क्या जो है
वो भारत के संविधान में रूस के संविधान से नहीं लिया गया। तो व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान जो है रूस के संविधान से नहीं लिया गया। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम है। मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में संविधान में जोड़ा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 कह रहा है कि भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 5 से 11 और इसका उल्लेख जो है ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 3 में जब आप जाएंगे भाग 3 में तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक का वर्णन है, जिसको मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। और अनुच्छेद 32 जो है 32 में संवैधानिक उपचार का प्रावधान है। डॉक्टर राजेंद्र भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के हृदय, फिर से सुन लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 32 कि संवैधानिक उपचार का प्रावधान है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहकर संबोधन किया था। अनुच्छेद जो है 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो है प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए कि भारतीय संविधान में राज्य गांवों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कॉम में यह उल्लेख है कि उद्योग के प्रबंध में श्रमिक की भागीदारी से है। और भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समता का प्रावधान करता है। फिर देख लीजिए अनुच्छेद 40 जो है ये क्या है? ग्राम पंचायत का गठन का इसमें प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 46 में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करने का जो है उल्लेख इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाए कि कौन सा इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं थे? तो इनमें जो है एम हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले इकलौते व्यक्ति हैं। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। देखिए एम हिदायतुल्लाह जो हैं भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य इन्होंने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो ये अनुच्छेद में इनको 108 अनुच्छेद में यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है बुला सकते हैं। ठीक है, और जब किसी साधारण विधेयक को लेकर संसद में दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो है क्या हो मतभेद हो तो राष्ट्रपति इस पर संयुक्त बैठक का आह्वान करता है। और संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ये क्वेश्चन बना है यहाँ से, संसद जब दोनों बैठेंगे लोकसभा और राज्यसभा तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक आदि पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। फिर से सुन लीजिए, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, और भारतीय
संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक जो है बुलाई गई है। तो कब कब बुलाई गई है? तो 1961 में। किसके लिए? तो दहेज प्रतिबंध के लिए। 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए। और 2002 में बोला गया था आतंकवाद निवारक विधेयक के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखें कि अनुच्छेद 361 संबंधित है। तो 361 जो है राज्यपाल के विशेषाधिकार गिरफ्तारी या दंडिक कार्यवाही के मामले से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति तथा राज्य के अन्य राज्यपाल अपने पद की शक्तियां का प्रयोग और कर्तव्य का पालन के लिए अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राज्यपाल जो है राज्य का और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 40 पे। बहुत लंबा वीडियो बन गया। ओह 30 मिनट प्लस कर गया। विधानसभा में इनमें से किससे संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है? विधानसभा में। चलिए उत्तर करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ सूची। कितने प्रकार का सूची है? तो 3 प्रकार का सूची है। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है। और संवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि हरित सूचकांक में शामिल नहीं होता है। इसमें जो है प्रति व्यक्ति हरित सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो हरित सूचकांक में शामिल क्या किया जाता है? तो इसमें शामिल जो है उत्पादित संपत्ति पर प्रति व्यक्ति आय, प्राकृतिक संपत्ति पर प्रति व्यक्ति आय और मानव संसाधन पर प्रति व्यक्ति आय जो है शामिल किया जाता है। और हरित सूचकांक जो है का विकास जो है 1995 में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? हालांकि योजना आयोग अब योजना आयोग रहा नहीं। तो योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन जो है केसी, यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, केसी नियोगी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर किया गया था। और 2014 में क्या हुआ? योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया, जो प्रभाव में आ गया कब से? तो 1 जनवरी, अरे यार पेंसिल भी वर्क कभी कभी छोड़ देता है, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग को थिंक टैंक संस्था भी कहा जाता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए कि इनमें से किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? गॉडगिल, तो ये जाना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। और इसका टाइम पीरियड रहा है 1961 से 66 को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब हुआ? 1951 से 56 में हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। फिर से देख लीजिए, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसक्रीम। देखिए इससे पीछे जो हम सिलेबस के विषय में थोड़ा ओवरव्यू दिए थे, जिसमें बोले थे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, इससे क्वेश्चन आता है। और साइंस भी आप इंक्लूड करके रखें। साइंस हम भूल गए थे उस समय, चर्चा नहीं कर पाए थे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए कि 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था वर्ष 1975 में। 50 पे क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए कि उषा योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली केंद्रीय योजना है। तो ये योजना जो है उषा योजना आवास एवं शहरी गरीबी मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। उपशमन मंत्रालय, आवास शहरी गरीबी उपशमन योजना, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह जो है 2010 से चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 47 पे, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो कोलकाता में होगा। बंधन बैंक की स्थापना जो है 23 अगस्त 2014 को हुआ है और 2015 में इस बैंक की वित्तीय सेवाएं जो है 2015 से वित्तीय सेवाएं शुरू हुआ है। बंधन माइक्रो फाइनेंस कंपनी की स्थापना 2001 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए, इनमें से कौन से वित्तीय संस्था नहीं है। तो वित्तीय क्या होगा, इसमें नहीं होगा। WHO इसमें वित्तीय नहीं होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 में हुई है और शहर जो है इसका जेनेवा में, मुख्यालय जेनेवा में है। IDBI का जो है स्थापना 1 जुलाई 1964 में हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। SIDBI इसका जो स्थापना दिवस है वो 2 अप्रैल 1990 है और इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है। NHB राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम से जानते हैं और इसका स्थापना जो है 9 जुलाई 1988 को हुआ है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, नैस्डैक किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है। नैस्डैक संयुक्त राज्य अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या होता है, NASDAQ, नैस्डैक इसका पूरा नाम होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डेल्टीज ऑटोमेटेड कोटेशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देख लीजिए, सदाबहार क्रांति नहीं संबंधित है। तो ये जो है कीट प्रबंध से नहीं है संबंधित। तो ये टोटल रहा 50 प्रश्नों का डिस्कस हमने डिटेल में किया। अगली बार से अगर आपको लगे कि सिर्फ क्वेश्चन का ही आंसर बताना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, 100 प्रश्न आपको आसानी से 30 मिनट में किया जा सकता है। लेकिन क्या है, जब डिटेल में डिस्कस हो तो वीडियो लंबा बन जाता है। ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।